काजल अपने ससुराल में सास और पति के साथ रहती है, जो उसे घर का सदस्य कम और काम करने वाली ज्यादा समझते हैं। ओ काजल, रसोई में इतनी गंदगी क्यों है? इसकी सफाई क्या तेरी माँ करेगी? जी मम्मी, मैं कर ही रही हूँ। काजल, मेरे ऑफिस का सामान कहाँ है? कितनी बार बोला है कि मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो, समझ में नहीं आता क्या? काजल प्रशांत को सामान देने कमरे में जाती है, जिस पर पीछे से सास रसोई में गंदगी फैला देती है। ये शादी के बाद से काजल की जिंदगी है, जिसमें सुबह उठने से रात को सोने तक वो कभी सास तो कभी पति की खरी खोटी बातें, डांट और ताने सुनती ही रहती है। मम्मी जी, कल थोड़ी देर के लिए अपने घर चली जाऊं? क्यों? वहाँ क्या कोई भंडारा हो रहा है? यहाँ घर का काम कौन करेगा? कुछ दिनों से माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी मम्मी जी। अरे तबीयत ही तो खराब है ना, मरी थोड़ी ना है। हाथ पैर चल रहे हैं तो खुद चली जाएगी, नहीं तो एम्बुलेंस भेज दे और काम पर लग चल। सास की बात सुन आंखों में आंसू लिए काजल अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर बाद दोबारा वही काम करने लगती है। इसी तरह समय बीतता रहता है और काजल ससुराल के बोझ में दबती चली जाती है। एक दोपहर घर की डोरबेल बजती है, जिस पर गेट खोलते ही सामने अपनी बीमार माँ को खड़ा देख काजल हैरान रह जाती है। माँ, तुम्हें इस हालत में आराम करना चाहिए और तुम यहाँ आ गई क्यों माँ? दोनों घर के अंदर आकर बैठते हैं। बेटा, बीमार हूँ इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। पता नहीं कब ऊपर चली जाऊँ। उससे पहले आखिरी बार तुझे देखना था और ये बताना भी था कि मैंने अपना घर, पैसे, गहने सब तेरे नाम कर दिया है। माँ, ये इन सब बातों का कोई टाइम नहीं है और तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। काजल और उसकी माँ बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक सास बीच में आकर अपनी बहू को माँ का ख्याल रखने की नसीहत देने लगती है। अचानक सास के बदले रंग देखकर काजल कंफ्यूज तो होती है, लेकिन माँ की फिक्र के आगे अभी उसे और कुछ नहीं दिखाई देता। अब काजल की माँ भी उन्हीं के साथ रहने लगती है। माँ, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुमने काजल की मम्मी को हमारे साथ रहने की इजाजत कैसे दे दी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, उनकी तबीयत खराब है या आपका दिमाग खराब हो गया है? मेरा दिमाग हमेशा से सही जगह है, पर अगर तू कभी थोड़ा चला लेता ना तो आज ऐसे सवाल ना करता। उसकी माँ अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रही है, जिसके बाद उसके पैसे, घर, गहने सब काजल का हो जाएगा। अरे मतलब हमारा हो जाएगा। कुछ ही दिनों बाद काजल की मम्मी का देहांत हो जाता है। अगले ही दिन वकील काजल को सब कागजात दे देता है और इसी के साथ ससुराल में शुरू हो जाती है महाभारत, जिसमें सास और पति मिलकर उस प्रॉपर्टी के लिए हर मुमकिन कोशिश से काजल को परेशान करने लगते हैं, पर वो भी हार नहीं मानती। एक शाम काजल घर की सफाई कर रही होती है तो सास उसके पास आती है। अरे क्यों री, अपने आप को कहीं की महारानी समझने लगी है, जो ठीक से घर की सफाई भी नहीं करती? पीछे कितना कूड़ा छोड़ दिया, उसे साफ करने क्या पड़ोसी आएंगे? नहीं मम्मी जी, मैंने सब साफ किया है, उस वक्त वहाँ कोई कूड़ा नहीं था। तो तुम ये बोलना चाहती हो कि तुम्हारी सफाई करने के बाद मम्मी ने कूड़ा डाल दिया है? क्या बोल रही हो तुम? ये मैं नहीं, आप बोल रहे हो, और शायद सच बोल रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे जुबान लड़ा रही हो और मेरी माँ पर इल्जाम भी लगा रही हो। प्रशांत जैसे ही अपनी पत्नी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, काजल उसका हाथ पकड़कर उल्टा प्रशांत को ही कड़क थप्पड़ मार देती है, जिसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। तुम दोनों माँ बेटे ने मिलकर आज तक मुझे जितना परेशान किया, मैंने सब ये सोचकर सह लिया कि मेरी वजह से माँ को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुमने तो मेरी शांति को कमजोरी समझ लिया। ध्यान से सुनिए, आज तक शांति से रहती आई हूँ। अच्छा होगा कि वैसी ही रहने दो, क्योंकि अगर मेरे अंदर की असली काजल जाग गई ना तो तुम दोनों की नींदें उड़ जाएंगी। शादी के इतने सालों बाद अचानक बहू का ये रूप देख सास और पति की तो सांसें थम जाती हैं।
जिस पर काजल के वहां से जाते ही दोनों डरी नजरों से एक दूसरे को देखने लगते हैं। अरे माँ, आज अचानक ये बकरी शेरनी की तरह कैसे दौड़ने लगी? ये वो नहीं, उसके आए पैसा और प्रॉपर्टी का घमंड बोल रहा है। बहुत आसमान में चढ़ रही है, इसे तो ऐसा जमीन पर लाऊंगी कि सीधा पाताल में ही पहुंचेगी। उसी रात प्रशांत और सास मिलकर काजल से बदला लेने के लिए इस बार उसके प्रॉपर्टी पेपर के साथ सब ज्वेलरी और पैसे चुराने का प्लान बनाते हैं और आधी रात को सास कमरे में चोरी करने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन काजल सास को पकड़ लेती है, जिस पर खुद को बचाने और सास को पकड़ने की छीना झपटी में गलती से सास को थप्पड़ लग जाता है। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी माँ को थप्पड़ मारा? काजल, अब तुम हद से बहुत आगे बढ़ रही हो। गलती से हुआ है, जिसके लिए आई एम सॉरी। पर मैंने बोला भी था असली काजल को शांति रहने दो, लेकिन आप दोनों किसी की बात मानती ही कहाँ हो। ये उसी का नतीजा है। अब अच्छा होगा कि इसके आगे कुछ करने की कोशिश मत करना, नहीं तो बहुत कुछ गलत जानबूझकर हो सकता है। काजल की बात और कॉन्फिडेंस देख प्रशांत और सास कंफ्यूजियों में आ जाते हैं। अरे आखिर ये असली काजल वाला सियापा क्या है, जरा पता तो कर। ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते? अब प्रशांत काजल के कॉलेज और उसके घर के आसपास वाले लोगों से मिलकर उसके बारे में पूछताछ करने लगता है। आप कहीं कंटाप काजल की तो बात नहीं कर रहे? ओह माय गॉड, कितने सालों बाद उसका नाम सुन रहा हूँ। क्या दबंग लड़की थी। उससे सिर्फ हमारे पूरे कॉलेज के लड़के ही नहीं, बल्कि आसपास के कॉलेज के सारे लड़के भी डरते थे। काजल तो हमारे एरिया की जान थी, अच्छे के साथ बहुत अच्छी और बुरे के साथ बहुत बुरी, जिस वजह से लोगों में उसका बहुत खौफ था। वो लड़की कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देती थी। सबसे पूछताछ करने के बाद सवालों से भरा प्रशांत शाम को घर पहुंचते ही काजल से सवाल जवाब शुरू कर देता है। सब बोलते हैं कि तुम बहुत दबंग लड़की थी, लोग तुमसे डरते थे, पर हमने तुम्हें कभी 4 शब्दों से आगे बोलते नहीं देखा। ऐसा क्यों? बताती हूँ। एक बार किसी दूसरे लड़की की गलतफहमी में मैंने हजारों लोगों के बीच मासूम और सीधे लड़के पर कई इल्ज़ाम लगा दिए, उसकी बहुत इंसल्ट की और साथ में थप्पड़ भी मार दिया। पर जब तक मुझे सच पता चला और मैं माफ़ी मांगने पहुंची, तब तक उसने आत्महत्या कर ली थी। तब से उसी गिल्ट में हूँ और शायद इसीलिए मैं आप लोगों जैसा बिहेवियर डिजर्व भी करती हूँ। जो तुमने अनजाने में उस लड़के के साथ किया, वो आज तक हम जानबूझकर तुम्हारे साथ करते आए हैं। आज समझ में आया, घाव सिर्फ शरीर के नहीं, मन के भी होते हैं और शरीर से ज़्यादा गहरे होते हैं। क्या अपनी गलतियां सुधारने और हमें तुम्हारा परिवार बनने का एक और मौका दोगी प्लीज? पारुल और रजत एक दूसरे को पसंद किया करते थे। रजत, हमें साथ रहते हुए कितना वक्त हो गया है, अब तो तुम मेरे घर पे हमारे बारे में बात करो। ठीक है, मैं अपने परिवार के साथ कल तुम्हारे घर आकर आमने सामने बात कर लेता हूँ, ठीक है? रजत की बात सुनकर पारुल बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन रजत अपने दादा दादी और मम्मी पापा के साथ पारुल के घर आता है। भाई साहब, मेरी बेटी ने अपनी पसंद का लड़का चुना है, तो वो तो लाखों में एक ही होगा। हमें ये रिश्ता मंजूर है। बेटा, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी बेटी अब से हमारी भी बेटी है। दादाजी, क्या आप लोग सभी साथ में रहते हैं? हाँ बेटा, हम तो अपने परिवार को एक साथ लेकर चलते हैं, बिना परिवार के सब अधूरा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। उसी दिन पारुल और रजत का रोका हो जाता है और शादी की डेट भी अगले महीने की रख दी जाती है। बातचीत करने के बाद रजत परिवार के साथ वहां से चला जाता है। उनके जाते ही पारुल की माँ कविता पारुल को अकेले में ले जाकर कहती है, बेटा, तूने शादी से पहले देख तो लिया था कि रजत का परिवार कितना बड़ा है। क्या तू मैनेज कर पाएगी इतने बड़े परिवार में? माँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं इतने बड़े परिवार में कैसे रहूँगी। देख बेटा, शादी को अभी 1 महीना बाकी है। तू रजत से बात कर और उसको समझा।
हाँ मम्मी, बस एक बार जो इंटरव्यू दिया था ना उसका जवाब आ जाए। कौन सा इंटरव्यू बेटा? अरे वो माँ, मैंने यूके देश में एक जॉब का इंटरव्यू दिया था। अगर मुझे जॉब मिल गई तो मैं रजत से कहूँगी कि अब वो अपनी फैमिली को छोड़कर यूके में मेरे साथ बस जाए। अरे वाह वाह, तूने तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया। बस अब जल्दी से तेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए, तेरी जॉब लग जाए, फिर उसके बाद तू रजत के साथ अकेले आराम से रह पाएगी। ना कोई बड़ा परिवार, ना कोई जिम्मेदारियाँ। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन पारुल की भाभी श्वेता और कविता में तू मैं हो जाती है। बहू, ये कौन सा तरीका है काम करने का? अगर काम करने का मन नहीं था तो मना करती, ऐसे थोड़ी ना काम होता है। माँ जी, आप तो मुझे सिखाओ मत कि काम कैसे किया जाता है। आज तक मैंने कौन से काम में गलती करी है? हाँ हाँ, तू तो एकदम एक्सपर्ट आई थी अपने मायके से। बस संस्कार सिखाना भूल गए तेरे माँ बाप, और यहाँ आकर तूने मुझे भी झगड़ना सिखा दिया। भाई तू तो मेरी सास हो गई। माँ जी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। आप बात को ना ज्यादा तूल दे रही हैं। हाँ हाँ, अब तो मैं ही तूल दूंगी बातों को, तुझे थोड़ी ना कुछ करना आता है। माँ जी, ऐसा है तो आप अपना काम खुद करिए, मुझे कुछ नहीं करना। या तो मुझसे ढंग से बात करो, वरना मैं कोई काम नहीं करूंगी। ऐसा कहकर श्वेता अपने कमरे में पैर पटकती हुई चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ गुस्से में आग बबूला हो रही कविता कहती है, देखो तो सही बहू के नखरे, आते ही ससुराल पर कब्जा करना चाहती है, और जरा सा कुछ बोल दो तो बस पैर पटकती अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे चलाएंगे ससुराल? क्या हुआ माँ, ऐसा क्यों चीख रही हो? क्या बात हो गई? अरे क्या बात होनी है, हर रोज का ड्रामा है तेरी भाभी का। जरा सा कुछ बोल दो तो पैर पटक कर अपने कमरे में चली जाती है। बाकी अपना काम सब खुद करो, उसका तो उसे कुछ लेना देना नहीं। न जाने कौन से पल में ऐसी बहू ले आई थी मैं। माँ, मैं भी काफी देर से सुन रहा हूँ। आप भी बिना बात के श्वेता को उल्टा सीधा बोले जा रही थी। गलती आप दोनों की है। कम से कम आपको शांत हो जाना चाहिए। गुस्से में कुछ भी मत बोलो जिससे कि लड़ाई भड़क जाए। अरे वाह भाई, तू तो अभी से भाभी की साइड ले रहा है। आगे चलकर माँ का क्या होगा इस घर में? तू तो अभी भाभी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। आगे चलकर भाभी ने माँ को कुछ बोला तो तू तो यही सोचेगा कि माँ ही गलत है। मुझे पता है कौन गलत है और कौन सही है। मैं भी यही था जब माँ उल्टा सीधा बोल रही थी। और मैं ये नहीं कह रहा कि गलती श्वेता की नहीं है, गलती दोनों की थी। ना माँ को इतना उल्टा सीधा ज्यादा बोलना चाहिए था, और ना श्वेता को माँ को जवाब देना चाहिए था। मैं माँ के साथ साथ श्वेता को भी जाकर यही बोलूंगा। बस भाई बस, हमें पता है कौन किसको क्या बोलेगा। हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और होते हैं। लगता है पारुल, तू कभी कभी भूल जाती है कि मैं तेरा बड़ा भाई हूं और तू छोटी बहन। जब जरूरत ना हो तो मत बोला कर। ऐसा बोलकर राहुल भी अपने कमरे में चला जाता है। देख रही है बेटी क्या होता है जब घर में बहू की चलने लगती है। न जाने बुढ़ापे में मेरा क्या होने वाला है। माँ, तुम चिंता मत करो, जो होगा वो अच्छा ही होगा। अगले दिन पारुल के पास रजत का फोन आता है। हेलो पारुल, क्या तुम आज मेरे घर आ सकती हो? हाँ हाँ बिल्कुल। पारुल तैयार होकर रजत के घर के लिए निकल जाती है। वो बहुत खुश थी, लेकिन घर पहुंचने के बाद उसका चेहरा लटक जाता है, क्योंकि रजत का सारा परिवार वहीं बैठा हुआ था और पारुल के आते ही सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। आओ बेटी आओ, ये तुम्हारा ही घर है। अभी से अच्छे से देख लो, पूरी जिंदगी तुम्हें यहीं रहना है। रहने के साथ साथ हमें अच्छा अच्छा खाना बनाकर भी खिलाना है, तो अच्छे से अपना ससुराल देख लो। कोई कमी लगे तो बता दो, तुम्हारे आने से पहले ठीक करवा देंगे। हाँ भाभी, क्योंकि अब तो आपको सारी जिम्मेदारी उठानी है ससुराल की। अब तो मेरे काम भी आप ही करोगी। अब तो मैं रोज भाभी को परेशान किया करूँगा। तुम सब चुप रहो, मैं पूरा दिन भाभी के पास रहा करूंगी, क्योंकि वो तो मेरी प्यारी भाभी है। ये सब देखकर रजत हंसने लगता है, लेकिन पारुल मन ही मन चिढ़ जाती है। सभी लोग उसे मक्खी की तरह घेरे हुए थे और रजत से बात भी नहीं करने दे रहे थे। अरे बहू, पहली बार ससुराल आई हो अपने, कम से कम सर पर पल्ला तो रख लो। ऐसा खाली सर अच्छा लगता है क्या? सास की बात सुनकर पारुल जल्दी से अपने सर पर पल्ला रख लेती है। रजत बेटा, एक काम कर, तू बहू को अपना कमरा दिखा दे। अगर उसे कमरे में कोई भी बदलाव करना हो तो अभी से बता दे। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो। रजत पारुल को अपने कमरे में ले जाता है और पारुल कमरे का दरवाज़ा बंद करके राहत की सांस लेती है।
अरे तुमने कमरे का गेट क्यों बंद कर दिया? थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए थी मुझे। तुम्हारे परिवार वाले मुझे मक्खी की तरह चिपक गए थे। तुमसे बात तक नहीं कर पा रही थी मैं। और क्या सच में शादी के बाद मेरे साथ ऐसे ही होगा? अरे बाबा, वो सब मजाक कर रहे थे। अब तुम उनकी भाभी लगती हो तो वो तुम्हें परेशान तो करेंगे ही ना। और मेरे परिवार में कोई भी नया सदस्य आता है, सभी लोग उसको उतना ही प्यार देते हैं जितना मुझे देते हैं। देखो वो सब मुझे नहीं पता, मुझे इतने ज़्यादा लोगों की आदत नहीं है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि सब लोग ऐसे मक्खी की तरह चिपक जाए। रजत हंसते हुए पारुल की बात को टाल देता है। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और उसके बाद पारुल का जन्मदिन आता है। पारुल के जन्मदिन पर रजत ने सरप्राइज पार्टी रखी थी। पारुल तैयार होकर पार्टी में पहुंचती है और मन ही मन सोच रही थी, आज मैं और रजत अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। मेरा जन्मदिन भी है तो मैं आज रजत से विदेश जाने की बात भी कर लूँगी। इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। यही सोचकर जैसे ही पारुल पार्टी की जगह पर पहुंचती है तो वहां देखती है कि रजत के साथ साथ रजत का पूरा परिवार वहां पर मौजूद है। ये देखकर वो उदास हो जाती है, लेकिन वो अपने चेहरे पर कुछ नहीं दिखाती। बहू, जन्मदिन मुबारक हो तुम्हें। अब बताओ तुम्हें सरप्राइज कैसा लगा? खुश हो ना तुम? पूरे परिवार ने तुम्हारे जन्मदिन के लिए कई दिनों से तैयारी कर रखी थी कि हमारी बहू का जन्मदिन है। कैसा लगा तुम्हें सब? बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग मेरे जन्मदिन पर आए। पारुल खुश होने का नाटक करते हुए केक कट करती है। सभी लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद रजत पारुल को घर छोड़ने के लिए जाता है। ये सब क्या था रजत? क्या था मतलब? तुम्हारा जन्मदिन था? मेरा जन्मदिन तो था, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे अकेले मनाना था, ना ही कि तुम्हारे पूरे परिवार के साथ। तुमने तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अरे मैं मेरे परिवार से अलग थोड़ी ना हूँ। तुम्हारा जन्मदिन था तो जितना मैं खुश था उतना ही मेरा परिवार भी खुश था। तो सबने बोला कि तुम्हारा जन्मदिन सब साथ में मनाते हैं और मैं मना नहीं कर पाया। इसमें इतनी बड़ी बात क्या होगी? तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो। मैं कहना यही चाह रही हूँ कि ऐसे अपना नहीं चलने वाला, कि तुम अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चलो, क्योंकि मैं इतने बड़े परिवार में नहीं रह सकती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? हाँ, मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। अभी तुम गुस्से में हो, कल हम इस बारे में आराम से बैठकर बात करते हैं। फिलहाल तुम्हारा घर आ गया है, तुम घर जाओ। रजत भी खराब मूड में पारुल को ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। पारुल अपने घर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कविता और श्वेता की तू मैं चल रही थी। बहू, तुमने क्या नाटक लगा रखा है? तुम्हारा ये हर रोज का है, हर बात पर झगड़ा करना। तो माँ जी, मैंने क्या गलत कहा आपको? मैंने इतना ही कहा कि मुझे अपने मायके जाना है। क्या इतना भी अधिकार नहीं है मेरा कि मैं अपने मायके जा सकूं? अभी तो तुम अपने मायके होकर आई थी। हर बार कुछ न कुछ दिनों में मायके जाना होता है तुम्हें। माँ जी, लास्ट टाइम मैं मायके कब गई थी आपको याद है? हाँ, क्यों याद नहीं? अभी पिछले महीने तो गई थी तू। माँ जी, कम से कम इस उम्र में झूठ तो मत बोलिए। मैं मायके 6 महीने पहले गई थी। हे राम, ये देखो आजकल की बहू कैसे अपनी सास को झूठ बोल रही है। यही सुनना बाकी रह गया था इस घर में बस। माँ जी, आप ना बातों को घुमा रही है और अब बिना बात की लड़ाई कर रही हो आप। हाँ, तेरे लिए तो मैं ही गलत हूँ ना। दुनिया की हर सास गलत है अपनी बहू के लिए। एक बहू ही बेचारी होती है जो सब सही बोलती है। इतने में ही पारुल घर के अंदर आती है। दोनों की आवाज सुनकर कहती है, इस घर में 2 मिनट का चैन नहीं है। आते ही यहाँ चिक चिक चालू हो जाती है। अब क्या हुआ भाभी, क्यों लड़ रहे हो आप दोनों? पारुल, अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है ना तो बीच में मत बोलो, चुप ही रहो। भाभी, इस तरीके से आप कैसे बात कर सकती हो? आने दो भैया को, मैं सब बताती हूँ कि आप कैसे बिना वजह लड़ती रहती हो। राहुल बाहर खड़ा होकर सुन रहा था। तभी वो अंदर आता है। बेटा देख, कैसे तेरी बीवी हमारी बेइज्जती कर रही है। उसने तो तेरी बहन को भी नहीं छोड़ा सुनाने में। माँ, मैं घर के बाहर खड़ा सब सुन रहा था। यहाँ क्या चल रहा था सब पता है मुझे। और जब सास बहू लड़ रही है तो पारुल को क्या जरूरत थी आपके दोनों के बीच में बोलने की? माँ, भाई से क्यों बोल रही हो? वो तो भाभी की ही साइड लेगा ना। पारुल, तेरा ना अब बहुत ज्यादा होता जा रहा है। तू अपनी जुबान पर थोड़ा लगाम लगा। और आप लोगों को इतनी ज्यादा ही प्रॉब्लम है श्वेता के यहाँ रहने से, तो मैं श्वेता को लेकर अलग हो जाऊंगा। आप दोनों रहो इस घर में। मैं श्वेता को लेकर कल का कल इस घर से चला जाऊंगा।
हाँ, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। खुश है ना बहू अब तू? अब तो तेरे दिल को सुकून मिल गया होगा। माँ जी, आप ये कैसे बात कर रही हो? और आप ऐसे गुस्से में कुछ भी मत बोलिए। घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़कर चले जाएं। अरे तो मैं क्या करूं? रोज का हो गया ये, बिना बात तुम दोनों आपस में लड़ती रहती हो। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। अब मैं किसी की कुछ नहीं सुनूंगा। श्वेता, तुम अपना बैग पैक करो, हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। ये कहकर राहुल श्वेता को अपने कमरे में ले जाता है। तभी पारुल राहुल के कमरे में जाकर कहती है, भाई आप ये क्या कर रहे हो? मैं 1 महीने बाद यहाँ से चली जाऊंगी, उसके बाद माँ को कौन देखेगा, ये सोचा आपने? आप माँ को अकेले छोड़कर जा रहे हो? एक बार तो आपने माँ के बारे में सोचा होता। अगर माँ को कुछ हो गया तो? लड़ाइयाँ किस घर में नहीं होती, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि बेटा माँ को ही छोड़कर चला जाए। पारुल की बात सुनकर राहुल भावुक हो जाता है और माँ के पास जाकर कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता। आप दोनों की रोज़ रोज़ की लड़ाई से मैं भी परेशान हो चुका हूँ, लेकिन मैं आपको छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊँगा। राहुल और कविता के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। अगला दिन हो जाता है और पारुल का इंटरव्यू लेटर आता है, जिसमें बताया जाता है कि पारुल विदेश की नौकरी के लिए सिलेक्ट हो गई है। वो बहुत खुश होती है। माँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है विदेश में। अब आप देखना मैं रजत को कैसे राजी करती हूँ विदेश जाने के लिए। अब हम दोनों वहां पर अकेले रहेंगे और अकेले ही जिंदगी शुरू करेंगे। पारुल रजत को फोन करके बुलाती है। दोनों बाहर मिलते हैं। क्या हुआ पारुल, तुमने इतना अर्जेंसी में क्यों बुलाया? शादी को कुछ ही दिन रह गए हैं, घर वाले सभी तैयारी कर रहे हैं और मेरे पास भी बहुत सारे काम हैं। बोलो क्या बात हो गई? ये बात भी बहुत अर्जेंट है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने एक विदेश की कंपनी में इंटरव्यू दिया था। हाँ, मुझे याद तो है। क्या हुआ इंटरव्यू का? मैं सिलेक्ट हो गई हूँ और हम विदेश जाएंगे। विदेश जाएंगे? वो कैसे? कुछ दिनों में तो हमारी शादी है, ऐसे में विदेश कैसे जाएंगे? अरे शादी के बाद हम दोनों विदेश जाएंगे और मुझे वहाँ नौकरी मिल गई है। कुछ दिन में तुम भी वहाँ अपना कोई काम शुरू कर देना और हम दोनों अब विदेश में ही रहेंगे। अपनी नई दुनिया विदेश में शुरू करेंगे। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे लिए बहुत मुश्किल है अपने पूरे परिवार को लेकर विदेश में शिफ्ट होना। किसने कहा कि तुम अपना पूरा परिवार लेकर चलो? सिर्फ मैं और तुम जाएंगे विदेश। ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया है, और अब जब उनके खुश होने का समय आया तो मैं उन्हें छोड़कर दूसरे देश चला जाऊं? मैं ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, मैं तुम्हारे परिवार के साथ नहीं रह सकती। तुम्हारा परिवार इतना बड़ा है कि पूरा दिन काम करते करते मैं थक जाऊंगी, उसके बाद भी तुम्हारे घर में काम खत्म नहीं होगा। और मुझे मेरी आज़ादी चाहिए, प्राइवेट टाइम चाहिए, जो मुझे तुम्हारे घर में नहीं मिल सकता। तुम कैसी इंसान हो पारुल? जब तुम्हारा भाई तुम्हारी माँ को छोड़कर जा रहा था तो तुमने उसे कितना कुछ सुनाया, लेकिन आज तुम भी तो मेरे साथ वही कर रही हो, मुझे मेरे परिवार से दूर कर रही हो। देखो, उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने किया, और अभी मुझे ये सही लग रहा है तो मैं ये कर रही हूँ। पारुल, तुम ना दोगली इंसान हो, और ऐसी लड़की के साथ मैं नहीं रह सकता। अगर तुम्हें यही ठीक लग रहा है ना तो यही सही है। दोनों झगड़ा करके अपने अपने घर चले जाते हैं और जो कुछ भी हुआ रजत अपने परिवार को बता देता है और पारुल अपने परिवार को। बेटी, माना रजत का परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन वो लोग बहुत समझदार हैं, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। माँ सही कह रही है पारुल, वो लोग तुझे नौकरी भी करने दे रहे हैं। इतना अच्छा परिवार और कहाँ मिलेगा? जा जाकर रजत से माफ़ी मांग ले, सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बबीता कहती है, अरे बेटा, इतनी सी बात थी और तू बहू से लड़कर आ गया। अगर बहू को विदेश जाना है तो चला जा, वो भी तो तेरे अच्छे के लिए ही सोच रही है ना। और बेटा, हम सब यहीं हैं, जब तेरा मन हो जाए तो आ जाया करना। जा बेटा, बहू को ऐसे नाराज मत कर। जा जाकर माफ़ी मांग ले और उसको मना ले। रजत अपने परिवार की बात मानकर पारुल के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहीं पारुल भी अपनी माँ और भाई की बात मानकर रजत के पास आ रही होती है। पारुल, मुझे माफ़ कर दो। तुम जहाँ रहना चाहती हो वहाँ चलेंगे। तुम्हें अकेले रहना है ना, मैं वैसे ही रह लूँगा। मुझे माफ़ कर दो रजत, मैं समझ गई हूँ कि परिवार के साथ रहने में ही असली सुख है। रविवार का दिन था।
और आज मनोज की छुट्टी थी। मनोज बड़े आराम से बैठकर अखबार पढ़ रहा था और साथ में चाय की चुस्कियां ले रहा था। इतने में वहां मनोज की माँ लाजवंती आती है और मनोज से कहती है, अरे बेटा, मैंने ना तेरे लिए एक लड़की पसंद की है, एक बार जरा उसकी फोटो तो देख ले। कितनी बार मैंने आपसे बोला है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, पर आप हो कि मानती नहीं हो। अरे मैं तो ये सब तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ बेटा। देख, तेरी शादी होगी, तेरी बीवी आएगी तो तेरे काम कितने आसान हो जाएंगे। और मैं भी तो कब तक इस उम्र में काम करती रहूंगी, मुझे भी तो आराम चाहिए ना। वैसे ही तबीयत ठीक नहीं रहती मेरी। पर माँ, इन सब के लिए शादी की क्या जरूरत है? देख बेटा, तू ना ये सब समझता नहीं। एक बार उम्र हो गई ना तो कोई पूछेगा भी नहीं। आज इतने रिश्ते आ रहे हैं तो देख ले एक बार। और बस देखने को तो बोला है, कौन सा तेरी आज ही शादी करवा दूंगी। माँ की जिद के आगे मनोज की एक नहीं चलती। फिर वो मनोज को नीलम की फोटो दिखाती है, जिसे मनोज देखता ही रह जाता है। नीलम दिखने में बहुत सुंदर होती है। मनोज फोटो हाथ में लेकर उसे देख रहा था, तभी उसकी माँ बोल पड़ती है ना सुंदर, और पढ़ी लिखी भी है। बता, चलाओ ना तेरी बात इससे। जैसा आपको ठीक लगे माँ। कुछ ही दिन में मनोज और नीलम की शादी हो जाती है। इस शादी से मनोज और नीलम से ज्यादा मनोज की माँ खुश दिख रही थी। बड़े ही धूमधाम से वो अपने बेटे और बहू का घर में स्वागत करती है। आओ बहू, अंदर आओ। अब से तुम्हारा यही घर है, इसे तुम्हें ही संभालना है, समझी? जी माँ जी। चलो चलो, अब तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और थोड़ा आराम करो। मनोज और नीलम अपने कमरे में जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी मनोज बोलता है, पता है, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, पर जैसे मैंने तुम्हारी फोटो देखी तो लगा कि नहीं, मुझे तो अब इस लड़के से ही शादी करनी है। क्या सच में? मैं आपको इतनी पसंद आ गई थी? हाँ, और नहीं तो क्या। मैं तो कब से सोच रहा था कि कैसे तुमसे बात करूं, पर देखो, आज तुम मेरे सामने हो और अब जी भरकर मैं तुमसे बातें करूंगा। तभी दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है। अरे, ये इस वक्त कौन आया? मनोज जाकर दरवाजा खोलता है तो उसकी माँ बाहर खड़ी थी। वो सीधा कमरे में घुसी चली आती है। अरे बहू, मैं बस ये बोलने आई थी कि सुबह 4 बजे नहा धोकर तैयार हो जाना। कल हमारे घर में कोई पूजा होगी और फिर तुम्हारी मुंह दिखाई भी। तुम बिल्कुल समय से उठकर तैयार हो जाना। हाँ? पर माँ, अभी रात का 1 बज चुका है, सुबह 4 बजे ये कैसे उठ पाएगी? जी मैं उठ जाऊंगी, आप परेशान ना हो। हाय, मेरी बहू कितनी अच्छी है। अच्छा, चलती हूँ मैं। लाजवंती कमरे से चली जाती है। मनोज के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी होती है। वो नीलम को साफ दिख रही थी। जी आप क्या बोल रहे थे, बताइए ना। आपको मुझसे कौन सी ढेर सारी बातें करनी थी, अब करिए। नहीं, अभी रहने दो। तुमको सुबह जल्दी भी उठना है, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। मनोज सो जाता है, पर नीलम को यही सोच कर नींद नहीं आ रही थी कि उसे 4 बजे उठना है और उसे कहीं देरी ना हो जाए। और ऊपर से वो एक नई जगह में भी सो रही थी। बड़ी मुश्किल से नीलम को नींद आती है कि तभी पल भर में अलार्म बज उठता है। नीलम जल्दी से अलार्म बंद करती है। उसकी आंखों में नींद भरी थी, पर वो जैसे तैसे उठकर समय से तैयार होकर बाहर आ जाती है। अरे आ गई बहू। देखो, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम कुछ अच्छा सा बना लो। उसके बाद हम वही भोग भगवान को लगाएंगे और पूजा करेंगे। जी माँ जी। नीलम का तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। फिर रात तक वो इतनी थक चुकी होती है कि बस बेड पर पड़ती ही सो जाती है। मनोज जब कमरे में आता है तो नीलम को सोते देख वो उसे परेशान नहीं करता और खुद भी सो जाता है। अगले दिन से मनोज का ऑफिस शुरू हो चुका था। वो सुबह जब ऑफिस के लिए उठता है तो देखता है नीलम ने पहले से उसके लिए नाश्ता टेबल पर लगा रखा है। अरे नीलम, आओ ना, तुम भी हमारे साथ ही नाश्ता कर लो। जी। अरे वो नाश्ता करने बैठ गई तो फिर तेरे लिए लंच कौन बनाएगा? नीलम कुर्सी पर बैठते बैठते रुक जाती है और रसोई में लंच बनाने लगती है। वो मनोज का डब्बा तैयार करके लाती है और मनोज को हाथ में पकड़ाने लगती है। मनोज डब्बे के साथ साथ नीलम का हाथ हल्के से पकड़ लेता है। मैं शाम को जल्दी आऊँगा, ठीक है? तुम तैयार रहना, फिर हम पास में चाट पापड़ी खाने चलेंगे। ठीक है। शाम होने लगती है। नीलम धुले हुए कपड़े तय बना रही थी कि उसकी नज़र घड़ी पर जाती है। हे भगवान, 7 बजने वाले हैं, ये भी आते ही होंगे और मेरी हालत तो इतनी बुरी हो रखी है। मैं भी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ।
नीलम फटाफट सारे कपड़े अलमारी में लगाकर तैयार हो जाती है। वो जैसे ही तैयार होती है, मनोज भी ऑफिस से घर आता है। नीलम बड़ी खुश होती है कि आज वो पहली बार अपने पति के साथ बाहर कहीं घूमने जाएगी। नीलम, नीलम कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों नीलम को आवाज लगा रहा है? आराम से बैठ, अभी अभी तो आया है ऑफिस से तू। अरे नहीं माँ, बैठने का वक्त नहीं है। मैंने नीलम को बोला था कि आज हम बाहर कुछ खाने चलेंगे। हो गई मैं तैयार, चलिए चलते हैं। अरे रुक तो बहू, देख घर की चाबी ना वो फ्रिज पर रखी होगी, जा ले आ। चाबी क्यों माँ जी? अरे तो क्या घर खुला छोड़कर जाएंगे हम, हैं? पगली, जा जल्दी चाबी ले आ। मनोज और नीलम एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं और लाजवंती गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। लाजवंती के जाने के बाद मनोज भी शक्ल बनाकर बाहर चला जाता है और आखिर में नीलम घर को ताला लगाकर आती है। नीलम आगे बैठने लगती है कि वो देखती है कि उसकी सास पहले से ही आगे वाली सीट पर बैठी है। नीलम चुपचाप पीछे बैठ जाती है। वो शीशे से देखती है कि उसके पति की शक्ल पर 12 बज रहे हैं। अरे चल बेटा जल्दी चल, वरना फिर आने में देरी ना हो जाए। हाँ माँ, चली तो रहा हूँ। सब लोग साथ में चाट पापड़ी खाते हैं। मनोज सोचता है कि आज वो अपनी पत्नी के साथ अकेले में वक्त बिताएगा, पर सब उल्टा हो चुका था। उसकी माँ उन दोनों को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। बेमन खा पीकर मनोज वापस घर आता है। वो गुस्से में जाकर सो जाता है। नीलम उसे मनाती है, पर मनोज का मूड बहुत खराब हो रखा था। मुझे अभी सोने दो, कल मेरी मीटिंग है और कल मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। जी ठीक है। उस रात भी दोनों की कोई बातचीत नहीं हो पाती। नीलम की सास नीलम को पूरा दिन काम में लगाए रखती और नीलम कभी अपनी सास को मना नहीं करती। वो बस उनकी आज्ञा का पालन करती रहती और उनको खुश रखने के चक्कर में वो अपने पति से दूर होती जा रही थी। इसमें नीलम की तो कोई भी गलती नहीं थी, पर यह बात मनोज को भी समझ में नहीं आ रही थी। एक दिन मनोज को 4 दिन के लिए ऑफिस के काम से मुंबई भेजा जाता है। मनोज नीलम को भी अपने साथ ले जाने का सोचता है और इस बारे में अपनी माँ से बात करता है। माँ, ऑफिस के काम से कल मुझे 4 दिन के लिए मुंबई जाना है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना नीलम को भी साथ ले जाऊं। अरे बेटा तू काम से जा रहा है तो वो वहां क्या करेगी? तू इसे घुमाएगा या काम करेगा? ऐसा नहीं है माँ, वो मैं देख लूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, देख इतनी अच्छी नौकरी है तेरी, बेकार में ऐसा ना हो कि बीवी के चक्कर में तुम काम भूल जाओ और तुम्हारा बॉस तुमसे नाराज हो जाए। वैसे भी तुम दोनों चले गए तो मैं अकेले घर में कैसे रहूंगी, बताओ तो। ठीक है माँ, मैं समझ गया। मैं चला जाऊंगा अकेले ही। कल क्या, मैं आज ही निकल जाता हूँ। बेकार में वक्त क्यों बर्बाद करना। अरे नीलम, जल्दी से मनोज के कपड़े सूटकेस में रख दे, उसे अभी निकलना है ऑफिस के काम से। ए जी, कहाँ जा रहे हो आप? 4 दिन के लिए मुंबई जा रहा हूँ, मेरे कपड़े पैक कर दो अभी। ये सुनकर नीलम की शक्ल उतर जाती है। उसकी आंखों में आंसू आने को होते हैं, पर वो अंदर ही अंदर उनको रोक लेती है और सीधा कमरे में भाग जाती है। उसी दिन मनोज मुंबई के लिए निकल जाता है। 4 दिन नीलम के लिए 4 महीने से कम नहीं होते। उसकी मनोज से कोई बात भी नहीं हो पा रही थी। जब मनोज 4 दिन बाद मुंबई से वापस आता है तो नीलम बड़ी खुश होती है, पर अब मनोज काफ़ी बदल चुका था। वो बस सुबह उठकर ऑफिस जाता और रात को आकर खाना खाकर सो जाता। नीलम भी पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती। कभी उसे थोड़ा वक्त मिल जाता तो उसकी सास उससे कभी पापड़ बनवाने लगती तो कभी अचार डलवाने लगती। मनोज और नीलम एक दूसरे के करीब आने से पहले ही एक दूसरे से इतने दूर हो जाते हैं कि किसी को एहसास ही नहीं हो पाता। सब ऐसे ही चल रहा होता है कि एक दिन उनके घर शीतल आती है। माँ, माँ कहाँ हो? भाभी, कोई है क्या घर में? अरे शीतल मेरी बेटी, तू अचानक कैसे? अरे माँ, बस आ गई। ऐसे ही तुमको सरप्राइज देना चाहती थी। और हाँ, अब ना मैं कुछ दिन रहकर ही जाऊंगी। हाँ हाँ बच्ची, ये तेरा ही तो घर है। मैं तो कब से तरस रही थी तुझसे मिलने को। जब से मनोज की शादी हुई है तू एक बार भी नहीं आई। अरे माँ, ऐसे ही टाइम नहीं मिलता। अच्छा ये सब छोड़ और बताओ, भाभी कहाँ है? अरे वो ना ऊपर छत पर पापड़ बना रही है। इतनी तेज धूप में वो छत पर है? हे भगवान, कहीं बीमार ना पड़ जाए। अरे ऐसा कैसे बीमार पड़ जाएगी? काम करने से तो इंसान की सेहत बनी रहती है। लो भाभी आ गई। कैसी हो भाभी? अरे दीदी, आप कब आई? मैं तो बस अभी अभी आई हूँ। आओ ना भाभी, मेरे पास बैठो और काम वाम ना छोड़ दो सब। अरे शादी के बाद तू पहली बार घर आई है। पहले तो मैं थी जो कुछ भी कर नहीं पाती थी।
अब तो तेरी भाभी आ गई है, तेरी खूब खातिरदारी होगी। जी मैं रसोई में जाती हूँ। माँ जी आप बता दो दीदी के लिए क्या क्या बनाना है। देख अभी तो चाय और पकौड़े बना ले, उसके बाद खाने में मटर पूरी, पूरी कचौरी, छोले चावल, रायता और हलवा बना लेना। हलवा बड़ा पसंद है इसे। अरे माँ मैं अपने घर आई हूँ, इस सब की जरूरत नहीं भाभी। जो सबके लिए बनने वाला था मैं भी वही खा लूंगी। अरे तू इसके मत सुन, और सारी चीजें अच्छे से बनाना। हाँ। नीलम जरा भी देर अपनी ननद के पास नहीं बैठती और सीधा रसोई में जाकर काम में लग जाती है। पहले चाय, नाश्ता, फिर उसके बाद रात का खाना और फिर उसके बाद ढेर सारे बर्तन। रात के 11 बज रहे थे। सब बैठकर गप्पे मार रहे थे, पर नीलम रसोई में ढेरों बर्तन धो रही थी। शीतल रसोई में पानी पीने जाती है और नीलम से पूछती है, आप तो जब से आई हूँ काम में ही लगी हुई हो। अच्छा ये बताओ, आप अब तक कहाँ कहाँ घूम आए? जी दीदी कहीं नहीं। एक दिन हम लोग चाट खाने गए थे बस, पर इनको और मुझे वहाँ की चाट बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर हाँ माँ जी को बहुत पसंद आई थी। आप लोग बस एक ही बार बाहर गए हो, और वो भी सिर्फ चाट खाने, और उसमें भी मम्मी आप लोगों के साथ गई थी? जी वो तो हम कहीं भी जाते हैं तो हम सब साथ ही जाते हैं। माँ जी का घर में अकेले मन नहीं लगता ना। शीतल बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। 2 दिन घर में रहकर उसे घर के सारे हालात पता चल जाते हैं। वो बस दिन रात नीलम को घर के कामों में लगा देखती और कभी भी पति पत्नी को आपस में बात करते देखती ही नहीं। शीतल को कुछ ठीक नहीं लगता। 2 दिन बीतने के बाद तीसरे दिन अचानक शीतल की सास घर आ जाती है। अरे समधन जी, आप अचानक यहाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ बहन जी क्या करूं, मेरा तो घर में अकेले मन ही नहीं लगता, इसीलिए बस मैं भी आ गई। खैर कहाँ है मेरी बहू, मैं उसे लेने आई हूँ। अरे माँ जी आप? हाँ बहू, तू तो यहाँ आकर भूल ही गई थी कि ये तेरा घर नहीं, अब वो तेरा घर है। पता है कितने काम पड़े हैं जो तेरे बिना हो ही नहीं सकते। सारे कपड़े इधर उधर हो गए हैं, बर्तन वाली थी और वो चली गई है। अब ये तो तू ही देखेगी ना कौन से कपड़े देने हैं कौन से रखने हैं। और दाल सारी धूप लगानी है, मैं तो छत पर चढ़ नहीं पाती। और हाँ अगले हफ्ते मेहमान आएंगे तो सारे पर्दे धोने हैं। सब काम ऐसे ही पड़े हैं तेरे भरोसे। अरे पर ये तो इतने महीनों बाद आई है 4 दिन रहने के लिए। देखो बहन जी, मैं तो इसे 1 दिन के लिए भी नहीं भेज रही थी, पर फिर भी ये 2 दिन रह सकती है। जी माँ जी, ये लीजिए नाश्ता कीजिए। लाजवंती अपनी बेटी शीतल को इशारा करके कमरे में बुलाती है। क्या हुआ माँ, मुझे यहाँ ऐसे क्यों बुलाया? अरे ये तेरी सास को जरा भी अकल नहीं है क्या? अरे बहू, महीनों बाद 4 दिन के लिए मायके क्या आ गई, ये तो पीछे पीछे चली आई। अरे माँ इन्होंने बताया ना सारे काम ऐसे ही पड़े हैं मेरे बिना, तो बताओ वो भी क्या करे? अरे तो क्या खुद कुछ नहीं कर सकती तेरी सास? इतने काम तो तुझसे करवाती है, ऐसे तो तेरा पूरा दिन काम में ही निकल जाता होगा। माँ एक बहू की जिंदगी तो ऐसी ही होती है, पूरा दिन काम करो बस, और क्या। और कौन सास काम करती है भला? तुम खुद को देख लो ना, नीलम के आने के बाद तुम 1 गिलास पानी भी खुद उठाकर नहीं लेती। नीलम खाना भी खा रही हो तब भी तुम उससे ही उठाती हो। हाँ, अब जब वो है तो मैं क्यों करूंगी काम? बस फिर वैसे ही जब मैं हूं तो मेरी सास क्यों करेगी कोई काम? अरे तो क्या तेरी कोई अपनी जिंदगी नहीं है? और दामाद जी कुछ नहीं बोलते? वो क्यों बोलेंगे माँ, घर में तो मेरा पूरा दिन घर के काम में निकल जाता है, और उनका ऑफिस में। रात को इतना थक जाती हूँ कि बस बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ जाती है। 1-2 बार इन्होंने पूछा था माँ जी से घूमने जाने के लिए, पर माँ जी अकेले नहीं रह पाती ना, इसलिए फिर अब वो बोलती ही नहीं। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। दामाद जी ने शादी ही क्यों की जब उनको अपने लिए बीवी नहीं बल्कि अपनी माँ के लिए बस एक बहू चाहिए थी? पूरा दिन नौकरानी की तरह लगी रहती है। ये सब तेरे जो घर में चल रहा है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। और जो आपके घर में चल रहा है वो ठीक है? पूरा दिन नीलम काम में लगी रहती है, जरा भी मैंने उसे आराम करते नहीं देखा। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो थकती नहीं है? अगर कोई घर का काम नहीं होता तो आप उसे फालतू के काम में लगा देती हो, और तो और जब वो कहीं बाहर जाते हैं तो आप उनके साथ जाती हो। मैंने जो 2 दिन में देखा वो आपको नहीं दिख रहा क्या माँ? क्या बेटा?
आपका बेटा पहले शादी नहीं करना चाहता था, पर आपके कहने पर उसने शादी की। अब शादी की है तो आप उसे और उसकी बीवी को साथ वक्त बिताने ही नहीं देती। दोनों को कभी आपने एक दूसरे से बात करते देखा है? मैंने तो 2 दिन में नहीं देखा, और उससे पहले का आपको पता होगा। आज आपकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है तो आपको इतना बुरा लग रहा है, पर आप जो दूसरे की बेटी के साथ बिल्कुल वैसा व्यवहार कर रही है तो आपको वो सही लग रहा है। ये सुनकर लाजवंती शर्म से सर झुका लेती है। उससे अनजाने में जो गलती होती है उसे उसका एहसास हो जाता है। तू सही बोल रही है बेटा, तूने आज मेरी आंखें खोल दी, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चल पाता। कोई नहीं माँ, देर आए दुरुस्त आए। अब मैं चलती हूँ अपने ससुराल, और तुम अपना घर संभालो। शीतल के जाने के बाद अगली सुबह जब मनोज नाश्ता करने बैठता है तो उसे टेबल पर एक लिफाफा मिलता है। वो उसे खोलता है तो उसमें मनाली के 2 टिकट थे। माँ, ये टिकट? हाँ बेटा, मेरी तरफ से तुम दोनों का शादी का तोहफा, जो मैंने देने में थोड़ी देर कर दी बेटा। लाजवंती फिर नीलम को आवाज लगाती है। नीलम, जल्दी बाहर आ बहू। जी माँ जी। जल्दी से कपड़े पैक कर ले और जाने की तैयारी कर ले। जी, इनका सूटकेस तो तैयार ही रहता है माँ जी। अरे तो क्या वो अकेले जाएगा मनाली? तुझे नहीं जाना? मैं मनाली, मैं भी जाऊंगी? ये आप क्या बोल रहे हो माँ जी? ये देख, मनोज के हाथ में मनाली के 2 टिकट है। तुम दोनों कल ही मनाली जा रहे हो। नीलम और मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो खुशी से लाजवंती के गले लग जाते हैं। लाजवंती दोनों के सर पर हाथ रखती है और उन्हें खूब प्यार करती है। उसके बाद सब ठीक हो जाता है और दोनों पति पत्नी मनाली के लिए निकल जाते हैं।